रिविजन करेंगे और ये ओल्ड एनसीईआरटी से करेंगे। खराब हो गया, चलो कोई नहीं, बैठो बैठो, कोई नहीं। और वन बाय वन चीज़ें कवर होंगी आज आपको, और थोड़ा डेप्थ में कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, डिटेल्स मिलेगी। वेस्ट का और हड़प्पन का एक एनालिसिस भी किया जाएगा। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे ही रखते हैं। तो आज वेस्ट एशिया जैसे मेसोपोटामियंस और इजिप्शियंस, इनके साथ एक थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी भी की जाएगी ताकि कुछ कंसेप्ट्स आपको और क्लियर हो जाए। हम एग्जैक्ट बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे और वन बाय वन चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से। हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो शुरुआत में हिस्टोरियंस इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा करते थे। उसका रीज़न ये हुआ करता था कि जो साइट्स यहाँ से रिकवर हुई हैं, जैसे हड़प्पा जो सबसे पहले 1921 में रिकवर होता है, और बाकी की कहानी आपको पता है कि कैसे ईंटें ढूंढने के लिए और फिर ये क्यों रिकवर हुआ। इसके बाद मोहनजोदड़ो रिकवर होता है। इन दोनों के बारे में जब स्टडी की जाती है तो एक बात क्लियर होती है कि ये इंडस रिवर के बेसिन में पाई जाने वाली साइट्स हैं। लेकिन जब समय बीत जाता है तो बहुत सारी साइट्स मिलनी शुरू होती हैं, बहुत सारी साइट्स। और आज की डेट में अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट 250 साइट्स मिल चुकी हैं हड़प्पा सिविल इंडस सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई। तो फिर अल्टीमेटली हिस्टोरियंस को ऐसा फील हुआ, आर्कियोलॉजिस्टों को ऐसा फील हुआ कि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना ठीक नहीं है। उसके रीजन क्या थे? आपको बहुत सी साइट्स गुजरात में भी मिल गई, आपको बहुत सी साइट्स हरियाणा में मिल गई, आपको साइट्स राजस्थान में भी मिली, आपको साइट्स वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द यूपी, तो वेस्टर्न यूपी में भी मिली। ये सारे एरियाज में जब हमें साइट्स मिलनी शुरू हुई, आपको साइट्स पंजाब में मिली। तो जैसे पंजाब में आपको रोपड़ मिल जाना, उसके बाद राजस्थान में आपको कालीबंगा मिल जाना, राजस्थान में कालीबंगा का मिलना। उसके बाद हरियाणा में, हरियाणा के हिसार में आपको बनवाली का मिल जाना, बनवाली। इसके बाद यूपी के वेस्टर्न मार्जिन पे आपको अतरंजी खेड़ा का मिल जाना। इस तरह की साइट्स आपको मिलनी शुरू हुई। तो आपने देखा कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं हो सकती, उससे भी आगे है, इंडस वैली का ही ये गेम नहीं है। तो आपने जो सबसे पहले मिली साइट हड़प्पा है, जिसका आज का नाम हड़प्पा है, उसके बेसिस पर ही जहाँ पर उसी तरह की पॉटरीज, उसी तरह की सेटलमेंट्स ऑफ द विलेजेस और द सिटीज, उसी तरह की सील्स, उसी तरह का एग्रीकल्चर पैटर्न, उसी तरह की ब्रिक्स, ड्रेनेज पैटर्न, रोड्स एंड हाउसेस मिले हैं। उसको आपने हड़प्पा कल्चर कहा। तो इन द सिविलाइजेशन से हम एक स्टेप आगे बढ़े और आज की डेट में जो परफेक्ट नेम है इसका, वो हड़प्पा कल्चर है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हड़प्पा कल्चर तक का सफर कुछ इस तरह का तय हुआ। अगर हम डिमार्केशन की बात करें जो किसी भी एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर उस टाइम पर जो इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जैसे इसके कंटेम्प्रेरीज की अगर हम बात करें तो आपको नील रिवर के अराउंड उस समय फराओज मिलेंगे, फराओ रूलर्स। और इनकी सभ्यता को हम क्या कहते हैं? नील सिविलाइजेशन, या इजिप्ट की सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट सिविलाइजेशन। या नील सिविलाइजेशन, फराओ रूलर्स। इसी समय अगर आप देखें तो ये अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट पे इजिप्ट में सिविलाइजेशन आपको मिली, और सेम टाइम पर आपको एशिया के वेस्ट एशिया पार्ट में इराक में अगर आप जाएं तो वहां पर दो रिवर्स फ्लो करती हैं, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस, यूफ्रेट्स। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स के बीच में आपको मिल जाएगी मेसोपोटामियंस। मीसो मने बीच का लैंड, पोटामिया मने रिवर्स, दो रिवर्स। तो मेसोपोटामिया के बीच का लैंड मेसोपोटामियंस, और यहाँ पर किंगडम्स हैं, सुमेरियन किंगडम्स, सुमेरियन पीपल। तो सुमेरियन पीपल, तो एक तो आपकी फराओ रूलर्स आपके कंटेम्प्रेरी हैं, और दूसरा सुमेरियन पीपल आपके कंटेम्प्रेरी हैं, या नील सिविलाइजेशन या टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन। इसी तरह से भारत में उस समय में पाई जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता और इंडस सिविलाइजेशन। तो इन खासियत ये है इन सिविलाइजेशंस की कि ये सभी की सभी रिवर्स के अराउंड हैं।
इन सारी बातों को एक्सप्लोर करेंगे। अब क्यों अलग है इंडस सिविलाइजेशन अपनी इन दो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से, उसका सिस्टम क्या है कि इंडिया में अगर आप इस सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो आपको अलग अलग जगहों में पाई गई है। जैसे अगर आप बात करें तो ये आपको बलूचिस्तान के इलाके में पाई जाती है, ये आपको सिंध के इलाके में पाई जाती है, पाकिस्तान के इलाके में पाई जाती है, और उस समय का पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब, तो पंजाब प्रॉपर में पाई जाती है, हरियाणा में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, और वेस्टर्न यूपी में पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर इसको हम देखें तो ये नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के साउथ में नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के माउथ तक है, नर्मदा के माउथ तक है। और अगर हम बात करते हैं इसके वेस्टर्न एक्सपेंशन की, तो बलूचिस्तान के मकरान कोस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो इंडिया के यूपी के वेस्टर्न रीजन यानी कि मेरठ तक। तो इस पूरी सिविलाइजेशन का ईस्टर्न एंड अगर हम देखें तो मेरठ तक आता है, जो कि यूपी का वेस्टर्न रीजन है, ऊपर जम्मू तक चला जाता है, नीचे नर्मदा के माउथ तक आ जाता है, और वेस्ट में बलूचिस्तान का इलाका, मकरान का तट, मकरान के कोस्ट तक आता है। तो एक ट्राइंगुलर सा फॉर्मेट बनता है जिसका पूरा साइज अगर हम देखें इस क्लस्टर का तो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का बनता है। 12,99,600 किलोमीटर इसका साइज था, जो अब तक की उस समय की किसी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन का नहीं था। हड़प्पन कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी, ये आपको याद रखना है। इतना सिविलाइजेशन कोई बड़ी नहीं पाई गई है। ये सारे स्टेट्स के नाम, इन एरियाज के नाम याद रखने हैं। सिंध का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिंध में ही मोहनजोदड़ो मिला है, सिंध में ही मेहरगढ़ भी था, सिंध में ही अमरी कल्चर भी था, और सिंध में ही आपको बाद में जाकर के आगे हड़प्पा भी मिलेगा जो रावी नदी पे है। प्रदेश सिंध है, तो इस तरह के नाम सिंध है, बलूचिस्तान है, ये याद रखने हैं। और सुतका गेंदोर आपको बलूचिस्तान के इलाके में मिलेगा। फिर राजस्थान याद रखना है, सुरकोटड़ा आपको राजस्थान याद रखना है, कालीबंगा आपको राजस्थान में मिलेगा। गुजरात आपको याद रखना है, गुजरात में आपको लोथल, रंगपुर भी मिलेगा, और गुजरात में आपको सुरकोटड़ा भी मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको हरियाणा याद रखना है, वहां पे आपको बनवाली मिलेगा। पंजाब याद रखना है, पंजाब में आपको रोपड़ मिलेगा। इस तरह की बहुत सी साइट्स हैं, इन पे बात करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात बिगिनिंग ये है, ये आपने समझ ली। शेप ट्रायंगुलर है, एरिया 12,99,600 किलोमीटर है, उस समय अपनी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई? स्टॉप। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले हमने जो कवर किया वो था इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। आपको अच्छी तरह से क्लियर है कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कितना था? अब कोई दिक्कत तो नहीं? 12,99,600 किलोमीटर। देखिए, सिंपल सी बात आप इतनी समझिए कि अभी तक हमें 250 साइट्स मिली हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, शहर 6 ही हैं, सिटी 6 ही हैं, और वहीं से हमें सिटी लाइफ का पता चलता है। ये बात क्लियर? तो सिटीज 6 हैं। ये क्वेश्चन आता है कि क्या सारी की सारी साइट्स सिटीज थी? नहीं, हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन की ऑलमोस्ट 250 साइट्स रिकवर हुई हैं, लेकिन सिटीज 6 मिली हैं। तो उन हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स की अगर हम बात करें तो किस तरह से फिर मैंने उन्हें साइट्स कहा, तो उनमें से बहुत सी साइट्स अर्ली हड़प्पा फेज की होंगी, अर्ली हड़प्पा फेज की, जिनमें अभी सिटी लाइफ नहीं आई, लेकिन आ जाएगी। इसके बाद बहुत सी साइट्स लेटर हड़प्पा फेज की होंगी, जिनमें सिटी लाइफ चली गई, डिग्रेड हो गई। हम जब सिटी लाइफ की बात कर रहे हैं तो मैच्योर हड़प्पा फेज में जब प्रॉपर सिटी लाइफ थी, तो उसके एक्चुअल प्रमाण हमें 6 साइट से मिले हैं। अब इन 6 साइट्स की बात करें तो सिंधु रिवर के ऊपर आने वाली मोहनजोदड़ो, तो ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हमें सिटी लाइफ का पता चलता है मोहनजोदारो से। उसके बाद अगर हम बात करें तो रावी रिवर के ऊपर आने वाली हड़प्पा, इससे हमें पता लगता है। तो ये दो एरियाज हो गए सिंध के। इसके बाद अगर हम पता करें तो हरियाणा में हिसार में बनवाली, बनवाली से हमें पता लगता है कि सिटी लाइफ थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा से हमें पता लगता है कि सिटी लाइफ थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात में लोथल, लोथल से हमें पता लगता है सिटी लाइफ थी, तो लोथल है हाँ। और इसके बाद अगर हम बात करें
तो मोहनजोदड़ो से ही नीचे 130 किलोमीटर नीचे एक जगह है चनहुदड़ो। तो यहां से हमें कितना क्लियर होता है कि सिटी लाइफ थी। ठीक है, तो चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवाली, कालीबंगा, लोथल, ये 6 मेन शहर माने गए हैं। ये बातें क्लियर। अब आपको क्लियर पता है लोथल कहाँ, गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, बनवाली हरियाणा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर नीचे चनहुदड़ो सिंध का इलाका। क्लियर, आगे बढ़े। अब आप ध्यान से देखिए इन चीजों को। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ तक इसकी प्रॉक्सिमिटीज कहाँ तक फैली थी। ये गुजरात में है, राजस्थान में है, क्लियर हुआ आपको। ये वेस्टर्न यूपी में भी है, ये पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, जम्मू में भी है। ये कहाँ पर है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध प्रांत है, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान का इलाका भी कवर हो रहा है, बलूचिस्तान का कुछ एरिया ईरान में घुस रहा है, वहां पर भी कवर हो रहा है। ठीक है, ये सारे ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की वजह से ही हमने इसे इंडस सिविलाइजेशन की बजाय हड़प्पा कल्चर कहना शुरू किया। ये था इसका प्रॉपर ज्योग्राफिकल एक्सटेंट और यही इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, वो किस तरह की चीज़ें हैं। आज की डेट में अगर आप इस एरियाज को देखें तो ये एरियाज हाईली डेजर्ट एरियाज हैं। आप देखिए राजस्थान का इलाका, आप देखिए गुजरात में काठियावाड़ का इलाका, और बाद में कच्छ का इलाका भी आ जाएगा। इसके बाद आप सिंध का प्रांत देख लीजिए, फिर बलूचिस्तान का भी इलाका देख लीजिए, तो उतनी वेजिटेशन वहां पर नहीं है, बंजर सा इलाका है। ये सारे एरियाज की बात करें तो ये एक तरह से डेजर्ट एरिया आज होता है, और ऐसा लगता है कि एरिड एरिया है या सेमी एरिड एरिया आप इसे कह दें। लेकिन जब हम हड़प्पन्स को देखते हैं तो हड़प्पन्स में हमें सील्स जो मिलती हैं, चाहे वो पशुपति नाथ सील है, उस सील के ऊपर हमें टाइगर भी दिखा, राइनोसेरस भी दिखा, एलिफेंट भी दिखा, हमने देखा, और हमें बफेलो भी दिखा। उसी सील के ऊपर हमें डियर भी दिखे। क्लियर हुआ। इसके बाद जब हम इनके टॉयज की भी बात करते हैं और इनकी अदर सील्स की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इन्हें टाइगर का पता था, राइनोसेरस का पता था, बफेलो का पता था, हिपोपोटामस का पता था, हम्पेड बुल का पता था, और एलिफेंट्स का पता था, डियर्स का पता था, मोंकीज का पता था। ये सारे जानवरों की इन्हें जानकारी थी। तो ये सारे जानवर तो ड्राई एरिया में नहीं होते। क्लियर बात। क्या ये ड्राई एरिया में होते हैं? नॉट एट ऑल पॉसिबल। सेकेंड एस्पेक्ट, हम ये कहते हैं कि हड़प्पन्स बर्न्ड ब्रिक से घर बनाते थे। तो बर्न्ड ब्रिक बनाने के लिए किल्न्स बनानी पड़ेंगी, पट्टे, और पट्टों में बड़े पैमाने पर आपको आग जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए, और फॉरेस्ट बहुत हाई लेवल पर चाहिए, अदरवाइज तो ये हो ही नहीं सकता। तो फॉरेस्ट टिम्बर की सप्लाई कहीं ना कहीं से तो थी। थर्ड एस्पेक्ट अगर देखें तो हमने ये कहा कि बड़े पैमाने पर इस समय ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट होता था, और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शिप को, यानी कि नाव को, एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बनाया गया। फिर कार्ट, कार्ट के बहुत सारे टॉयज मिले हैं, क्ले के बने हुए कार्ट, जिनको ऐसा लगता है जैसे बैल खींच रहे हैं खेतों में, जिसे एक्का कहा जाता है, एक्का, आज की डेट में एक्का कहते हैं। तो ये हमें कार्ट्स देखने को मिले हैं। शिप्स का प्रमाण बहुत हाई लेवल पे मिला है, ये नहीं बन सकते लकड़ी के बिना, लकड़ी यहाँ पर जरूरी होगी। तो ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए हमें ऐसा लगता है कि जैसा आज आप इमेजिन करते हैं इस रीजन को, ये रीजन बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये रीजन जो हुआ करता था, यहाँ पर काफी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ थी, यहाँ पर जंगल और वेजिटेशन हुआ करते थे। ये बात आप याद रखना। और शायद यही रीजन होगा कि जब 1800 और 1700 बीसी आया, तो जो डेजर्टिफिकेशन है वो आगे की तरफ हुआ, और यहाँ पर जो सॉइल है इसमें सेलेनिटी का कंटेंट बढ़ा, तो वो सॉइल अल्कलाइन हो गई, और सॉइल अल्कलाइन होने की वजह से बंजर हो गई भूमि, खेतीबाड़ी नहीं हो सकती, तो वेजिटेटिव ग्रोथ बंद हो गई। और ये चीज़ अक्सर होती है, आज पंजाब की तरफ भी डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, राजस्थान के रेगिस्तानी सर की तरफ बढ़ रहे हैं, मिट्टी रेतीली होती चली जा रही है। तो मुद्दे की बात यह है कि उस समय में इस एरिया में वेजिटेशन बहुत स्ट्रांग थी, जो हमें इनके जानवरों से, इनकी ईंटें बनाने की एक्टिविटीज से, इनके ट्रांसपोर्टेशन के मोड से पता लगता है। याद रखना ये बात, ओके। उस टाइम पर ये रीजन ऐसा नहीं था, लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी ही थी और इसी तरह की थी जिसे बड़े पैमाने पर स्टोन से क्लियर किया जा सकता है। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हड़प्पन्स ने बहुत ही हाई लेवल पर स्टोन का यूज किया है। हाँ, ये बात सही है कि मेटल वर्किंग थी और कॉपर और ब्रॉन्ज हुआ करता था, लेकिन कॉपर और ब्रॉन्ज की लिमिटेशन होने की वजह से आप इसको उस लेवल पर ब्रॉन्ज एज नहीं कह सकते जितना उस समय में मेसोपोटामियंस या इजिप्शियंस ब्रॉन्ज का यूज करते थे। तो यही कारण है कि कॉपर की अवेलेबिलिटी की लिमिटेशन है, क्योंकि जो खेतड़ी कॉपर माइन से कॉपर मिलता है उसकी क्वालिटी कभी भी सुपीरियर नहीं रही, वो पुअर क्वालिटी का कॉपर है। यही रीजन रहा
कि इन्हें बड़े पैमाने पर कॉपर सऊदी अरेबिया से मंगाना पड़ता था, मागन से मंगाना पड़ता था। दिलमुन और मागन का इलाका था जहां से मेनली कॉपर आता था। तो सेकंड एस्पेक्ट यही कारण है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के कॉपर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहां का कॉपर की क्वालिटी प्योर थी और टिन की कमी बहुत थी, और टिन अफगानिस्तान से आता था, ये भी आप जानते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि इन मेटल्स की कमी होने की वजह से ये उतने बड़े पैमाने पर यूटिलाइज नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी यूटिलाइज हुए हैं। बट बड़े पैमाने पर स्टोन्स का यूज होता रहा है, और स्टोन्स के इन यूजेज से उसी तरह के जंगल साफ हो सकते हैं जो बहुत हैवी रेनफॉल एरिया में नहीं आते। बट फिर भी जंगल थे, ये प्रमाणित है जानवरों से, उनके खिलौनों से, उनकी सील से, उनकी किश्तियों से, उनके वाहनों से। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें यहाँ से जस्टिफाई होती हैं। अब अगर हम बात करें तो किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए उसके ओरिजिन पे बात करना बहुत जरूरी होता है, और ओरिजिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो बहुत सारे डिबेट्स हैं और डिस्कशंस हैं कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ओरिजिन का एक रीजन ये रहा होगा कि शायद ये वेस्ट में डेवलप हो रही, वेस्ट एशिया में जैसे कि सुमेरियंस, और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में जैसे कि उस समय में इजिप्शियंस, ये उनके द्वारा एक बसाई गई सभ्यता या फिर उनकी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, पहली बात। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये उनके इन्फ्लुएंस से जन्म ले चुकी एक सिविलाइजेशन है। बट मुद्दे की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत स्ट्रांग इंडियननेस ऑब्जर्व होता है। वाई? मैं आपको कुछ एनालिसिस करके देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये उनके इन्फ्लुएंस से नहीं। हाँ, इसको कहना बिल्कुल ठीक है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो उस टाइम के विलेजेस थे उनको बेनिफिट मिला है इस बात का कि वो उस ट्रेड एक्सेस का पार्ट है, जिस ट्रेड एक्सेस की वजह से इनको बेनिफिट मिला और ये डेवलप हुए। ये एक बात हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये उनके द्वारा डेवलप की गई या उनके लोगों ने आके डेवलप की, तो दैट इज नॉट एट ऑल करेक्ट। वाई? उसके कुछ सारे प्रमाण हैं। क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मेसोपोटामियंस एंड इजिप्शियंस, इनमें स्ट्रांगली टेम्पल्स नजर आते हैं। और आपने देखे हैं पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इस तरह के टेम्पल्स आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में टेम्पल्स को बिग नो है, आपको टेम्पल्स के प्रमाण नहीं मिलते हैं, टेम्पल्स नहीं मिलते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। सेकंड एस्पेक्ट, अगर आप बात करें मेसोपोटामियंस और इजिप्शियंस की, तो ये उस समय मड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, ये मड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हड़प्पन्स की एक खासियत है कि हड़प्पन्स आर नोन फॉर द बेक्ड ब्रिक्स, ये बेक्ड ब्रिक्स के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें मेसोपोटामियंस की और हड़प्पन्स की, तो मेसोपोटामियंस की एक खासियत है कि मेसोपोटामिया में आपको जो अर्बनाइजेशन की ग्रोथ दिखती है वो हैफेजर्ड है, हैफेजर्ड ग्रोथ है। मतलब कि घरों का, नालियों का, गलियों का, सड़कों का पैटर्न क्लियर नहीं होता और ऐसा नहीं लगता कि प्रॉपर प्लानिंग की गई है। लेकिन अगर आप मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की प्लानिंग के साथ बिल्कुल भी वेस्ट एशिया की प्लानिंग्स मिक्स नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट्स का, हाउसेस का, ड्रेन्स का पैटर्न काफी वेल लेड डाउन था, काफी वेल प्लान्ड था, और ये एक प्लानिंग को दर्शाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद अगर आप बात करें तो दोनों की सील्स बनाने की कला में बहुत अंतर है। अगर आप मेसोपोटामियंस को देखें, सुमेरियंस, तो उनकी सील्स राउंडेड हुआ करती थी। लेकिन अगर आप हड़प्पन्स को देखें, इनकी सील्स आपको रेक्टेंगुलर नजर आएंगी, स्केयर नजर आएंगी, और ये इंपॉर्टेंट खासियत है, सील्स स्केयर और रेक्टेंगुलर नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप एक बात करें तो मेसोपोटामियंस और इनमें क्या फर्क है, ऑलमोस्ट जानवरों के बारे में दोनों ही अवेयर थे। और एक खास बात है इजिप्शियंस के साथ कि वहां पर भी वुमेन जो है वो पूजनीय है, जैसे कि आइसिस। और इस समय हड़प्पा में भी वुमेन पूजनीय है, वो मदर गॉडेस के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे हड़प्पन्स को मंदिरों की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी और देवियों की, देवताओं की मूर्तियां इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हड़प्पन शायद जिंदा लोगों को पूजते थे। मतलब फीमेल जो जिंदा है, वुमेन, उसे पूजते थे। आज भी दक्षिण में ये रिवाज है कि एक वुमेन है उसे गॉडेस डिक्लेयर किया जाता है, मतलब गॉड की दासी है, वो आएगी पालकी में और उसके साथ बहुत सारे लोग भी आएंगे जो उसके साथ सहवास करेंगे, साथ रहेंगे, और वो वर्ल्डली लाइफ को अबेंडन करेंगे। तो देवदासी परंपरा भारत में बाद में भी जाकर के बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व हुई। तो इस तरह के लोगों को, जब आप जिंदा लोगों को, जिंदा एनिमल्स को, ये बार बार पता लगता है कि एनिमल इंपॉर्टेंट है, जैसे हम्पेड बुल
का बार बार दिखाया जाना, जैसे वन हॉर्न्ड राइनोसिरस, जैसे एक सिंगा कहते थे, तो एक सिंगा बार बार सील्स पे यूज करना, फिर बार बार सील्स के ऊपर हम्पेड बुल का यूज करना, फिर कुछ सील्स के ऊपर एलिफेंट का यूज करना। ये सारी चीजें बताती हैं कि एनिमल इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप योगी को दिखाते हैं, पशुपति को, तो वहां पे बार बार पीपल का पेड़ दिखाना, तो इससे लगता है जैसे पीपल का ट्री ट्री की वर्शिप है, एनिमल की वर्शिप है। और जो लोग हैं, जो वुमेन भी है, तो जिंदा वुमेन की वर्शिप है, तो इसलिए उस लेवल पर अवशेष नहीं मिलते। लेकिन शायद ऐसा ट्रेंड उस टाइम पर यहाँ पर नहीं होता था, मेसोपोटामियंस और इजिप्शियंस में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखती है कि जो उस समय मेसोपोटामियंस के सिटी लेट डाउन करने का प्लान था, वो जैसे दिल्ली में लुटियन ने दिल्ली बनाई है, वैसी दिल्ली थी, जो रेडियल पैटर्न की तरह होती है, जिसके सेंटर से 4 डायगोनल रास्ते निकलते हैं। तो अगर आप दिल्ली का कनॉट प्लेस देखेंगे, तो वो आपको इसी तरह की सेंट्रल प्लेसिंग दिखाएगा। तो ये नजर आता है रेडियल पैटर्न डेवलपमेंट का मेसोपोटामियंस में। ये इंडिया में नजर नहीं आया। इंडिया में हाई लेवल पर जो हमारे हड़प्पन थे, ये ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे, जिसमें सिटी को लेट डाउन करने का तरीका ये रहता था कि आपको लिए इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, आप रोड्स को पहले बनाते हैं और उसे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे काटते हैं। उसके काटने के बाद ये बनते हैं ब्लॉक्स, और इन ब्लॉक्स में आप घर बनाते हैं, 1 ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक और फोर्थ ब्लॉक। तो इन ब्लॉक्स पे घर बनता है। फिर उसके पीछे रोड्स हैं, तो घरों को दो तरफ से रोड्स ऑलवेज टच रहते थे। तो इस तरह से ब्लॉक डेवलपमेंट है, जैसे चंडीगढ़ है, तो ये इस तरह की ग्रिड पैटर्न में बनते थे। तो जैसे ग्रिड, इट इज अ चेस लाइक डेवलपमेंट, जैसे चेस का बोर्ड होता है, इस तरह की डेवलपमेंट होती थी हड़प्पन की। इन सारे बेसिस पर यह क्लियर होता है कि ठीक है, ट्रेड कॉमर्स रिलेशन थे आपस में, लेकिन उन लोगों ने आकर के इसको बसाया है, ऐसा नहीं है। पॉटरी में काफी हाई लेवल का डिफरेंस ऑब्जर्व हुआ है। हड़प्पन जो पॉटरीज बनाया करते थे, इसमें रेड पॉटरी के ऊपर काफी सारे ज्योमेट्रिकल ब्लैक कलर से पैटर्न डालते थे, जैसे लाइंस, जैसे डॉट्स, जैसे ट्राइंगल, और जैसे स्केयर बनाना, इस तरह की चीजें बनाना। एनिमल्स भी बनाए जाते थे, और कहीं कहीं पर ह्यूमन के फिगर्स भी ऑब्जर्व हुए हैं। लेकिन मेसोपोटामियंस में उस लेवल पर इस तरह की चीजें ऑब्जर्व नहीं हुई है पॉटरी के ऊपर। ये सारे डिफरेंसेस हमें ऑब्जर्व होते हैं। क्लियर है जी? तो अब हम ओरिजिन भी समझा देंगे जब डिफरेंसेस बता दिए। साल है लिए मड़ा जाएगा, रोक्यो जल्दी। तो अब मुद्दा यहाँ पर ये खड़ा होता है कि हमने डिफरेंसेस क्लियर कर दिए मेसोपोटामियंस के साथ और वेस्ट एशियंस के साथ, तो किस तरह से फिर प्रूव करें कि डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? तो एक पॉसिबल आंसर इसका ये है, हिस्ट्री के बारे में वैसे कभी भी क्लियर आंसर्स नहीं होते, तो पॉसिबल आंसर इसका ये है कि इंडिजीनियस कल्चर से डेवलप हुई है। इंडिजीनियस कल्चर से डेवलप हुई है। अब ये कैसे डेवलप हुई होगी इंडिजीनियस कल्चर से? हमने देखा कि इस रीजन में पहले से ही नियोलिथिक टाइम से कुछ विलेजेस एग्जिस्ट कर रहे थे। जैसे नियोलिथिक टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हमने 7000 बीसी के टाइम पर देखी है, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में हमने उस टाइम पर पाया था कि एक 4 चैम्बर्ड हाउस था, और इस 4 चैम्बर्ड हाउस में एक जगह पर हमने ग्रेनरी भी देखी थी। तो हमें ये क्लियर हो गया था कि एग्रीकल्चर मेहरगढ़ में होने लगा। और हमें वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर भी मिलते हैं नॉर्थ वेस्ट से। और हमने उसे कहा था कि बलूचिस्तान के इलाके से हमें वीट और बार्ले, इस तरह की खेतियों के एविडेंसेस मिलते हैं। और मेहरगढ़ की हमने बात भी की थी, है ना? बेलन रिवर की बात भी हुई थी, बेलन रिवर के किनारे सारा समझाया था ना कंसेप्ट। तो कुल मिलाकर के ये जो इलाका है, दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्रीकल्चर इंडिया में होने लगा था, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहना ज्यादा बेटर है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर होने लगा था। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि डे बाय डे नियोलिथिक पीरियड में जब आप कोर्स ग्रे वेयर यूज कर रहे थे, इसके बाद आप इंडिया की कुछ अलग पॉकेट्स में चालकोलिथिक पीरियड भी शुरू हुआ। लेकिन इसी नियोलिथिक पीरियड की बात करें, तो नियोलिथिक पीरियड में जब एग्रीकल्चर प्रॉपर होने लगा है, तो एग्रीकल्चर धीरे धीरे सरप्लस में भी होने लगा। अब जब एग्रीकल्चर सरप्लस में होगा, तो एक एडवांटेज ये हो जाती है कि उस सेटलमेंट में या उस कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों को अब एग्रीकल्चर करने की जरूरत नहीं है। और अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि कुछ लोग जो है वो विदाउट नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन भी कर सकते हैं। तो वो लोग कौन हुआ करते थे? जैसे वो लोग हैं जो क्राफ्ट पर्सन है, जैसे पॉटर है, तो पॉटर पॉटरी बनाते हैं, और वो पॉट्स के बदले में उन्हें ग्रेन्स मिलती हैं, और वो पॉट बेच देते हैं। मतलब आपने घड़ा बनाया मिट्टी का, आपको ग्रेन मिली, आपने ग्रेन के बदले में घड़ा बेच दिया। फिर इसके अलावा आपने देखा बहुत सारे, हमने देखा नियोलिथिक पीरियड में लोग ऑर्नामेंट्स भी पहनने का शौक रखते थे, और हमने देखा उस टाइम पर टूल्स भी बनने लगे। टूल्स भी आप देखें खास तरह के सिकल्स भी बन रही हैं, और बोन एक्सेस या वुड एक्सेस भी बन रहे हैं।
इस तरह की चीजें एग्जिस्टेंस में आनी शुरू हुई। तो एक सेगमेंट वो भी होगा जो इन ऑर्नामेंट्स को और जो इन टूल्स और वेपन्स को बनाता होगा, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर हमने नियोलिथिक साइट्स की बात की, तो हमने देखा था कि उस टाइम पर जो आसाम है, और आसाम में दाओजली नाम का जो हमने एक साइट देखा, उनका चाइना से व्यापार लगता है जैसे जेडेट आता था वहां से। तो मेहरगढ़ वाले लोगों की भी हमने बात की कि उस टाइम पर ये भी एक एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह ट्रेड करते थे। तो ट्रेड नहीं हो सकता जब तक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आपको उस लेवल पर नहीं ऑब्जर्व हो। तो ऐसा लगता है एक सेक्शन ये भी था जो उस समय ट्रेडिंग करता था, थोड़ी बहुत कमर्शियल एक्टिविटी में था, और कुछ ट्रेडिंग या मूवेबल इक्विपमेंट भी बनने शुरू हो गए थे। इस तरह की चीजें हमें ऑब्जर्व होती हैं मेहरगढ़ के टाइम पर ही। और हमें दो सेक्शन नजर आ रहे हैं, एक एग्रीकल्चरल सेक्शन और एक नॉन एग्रीकल्चरल सेक्शन। ऐसा हो सकता है कि समय के बीतने के साथ इनके टूल्स में और सोफिस्टिकेशन आई। पहली चीज, इनको जंगलों को और बेटर वे में काटने की कला मिली। इनको लैंड प्लानिंग और बेटर करनी आई, और इन्होंने बड़े बेटर वे में लैंड प्रेपरेशंस की एग्रीकल्चर के लिए। और रिपीटेडली एग्रीकल्चर करने की वजह से एग्रीकल्चर की भी नॉलेज एनहांस हुई है, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन आगे से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सेकेंड एस्पेक्ट, एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हैं, कैटल रियरिंग भी कर रहे हैं। तो फुली एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको एनिमल के थ्रू भी सोर्सेज मिल रहे हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब काफी बढ़ जाना है, तो इससे प्रॉस्पेरिटी आती है। और जब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो आप डिमांड क्रिएट करेंगे अलग अलग चीजों की। जब आपने डिमांड क्रिएट करनी शुरू की अलग अलग चीजों की, तो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस और बड़े लेवल पर फ्लरिश हुए। और जब वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस और बड़े लेवल पर फ्लरिश हो रहे हैं, तो अब वो एक स्पेशलाइज्ड सेक्शन से बिलोंग कर गए, जिन्हें हम क्राफ्टमैन कह सकते हैं, जिन्हें हम ट्रेडर्स कह सकते हैं, जिन्हें हम मर्चेंट कह सकते हैं। और ये क्राफ्टमैन, ट्रेडर और मर्चेंट्स की अब अपनी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है। और वो पर्टिकुलर लोकेलिटी अब उन विलेजेस वाले लोगों से अलग है जो इनसे डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी तरह से इन ट्रेडर्स की, क्राफ्टमैन्स की और मर्चेंट्स की ये जो पर्टिकुलर लोकेलिटीज हैं, ये ऑब्जर्व हुई हैं हमें इन द सिविलाइजेशन के तौर पर। क्योंकि शहर हम उसे कहते हैं जहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन होता है, और जो पुराने फ्लरिशिंग विलेजेस थे वो मार्जिन्स में हैं, कंट्री साइड की तरह, जो इन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, क्रॉप्स देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स देते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स देते हैं। और ये लोग शहरों में रह करके क्राफ्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, मर्चेंट हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्लानर्स हैं। इस तरह से ग्रेजुअली प्रीवियस कल्चर्स को फर्दर और नर्चर करने से कुछ अर्बन क्लस्टर्स ऑब्जर्व हुए, और यही अर्बन क्लस्टर्स आगे जाकर के इन द सिविलाइजेशन हुए हैं, जिनका ताना बाना 250 साइट्स के साथ घूमता दिख नजर आता है। आई बात समझ में? इंडिजिनियस डेवलपमेंट प्रूव हो गई। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ज्योग्राफिकल सेटिंग के बाद टाउन प्लानिंग एंड द स्ट्रक्चर्स। सो टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हड़प्पन, और हड़प्पन इसी चीज के लिए जाने भी जाते हैं। जब हम टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें जिन शहरों का जिक्र होगा वो मोस्टली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, टाउन प्लानिंग में आप अक्सर आपको दो डिविजन्स दिखेंगी। एक वेस्टर्न रीजन नजर आएगा जो रेज्ड होगा, जो रेज्ड होगा, ऊपर होगा लेकिन छोटा होगा। तो ये प्लिंथ पे बनेगा, प्लेटफॉर्म पे बनेगा, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे। और इसे वेस्टर्न हायर रीजन्स कहते हैं, तो इनका नाम सिटाडेल्स डाला गया है। ऑलवेज आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो सिटाडेल्स हुआ करते थे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स हुआ करती थी, पब्लिक पर्पस बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज भी नजर आ जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री या फैक्ट्री आप कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिलीजियस बिल्डिंग्स, रिलीजियस साइट्स नजर आ जाती हैं, रिलीजियस बिल्डिंग्स, बिल्डिंग। इसके अलावा आपको यहाँ पर ग्रेनरीज नजर आती हैं, ग्रेनरीज। और इसके अलावा यहाँ पर आपको लेबरर्स के क्वार्टर्स भी नजर आते हैं, लेबरर्स के क्वार्टर्स नजर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपको सिटाडेल में नजर आती हैं। आपको पब्लिक बिल्डिंग्स दिखती हैं, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज नजर आती हैं, रिलीजियस बिल्डिंग्स नजर आती हैं, ग्रेनरीज नजर आती हैं, लेबर क्वार्टर्स नजर आते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें कुछ हमें सिटाडेल में नजर आती हैं। इसको एक्रोपोलिस भी कह सकते हैं, एक्रोपोलिस। RF शर्मा की बुक में लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे रूलिंग सेक्शन यहाँ पे रहता था। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इतना क्लियर नहीं कर सकते आप हिस्ट्री को कि हायर सेक्शन में रूलिंग पीपल और लोअर सेक्शन में कॉमन पीपल, जबकि ये अभी तक प्रूव ही नहीं हो पाया है। लोअर सेक्शन में कॉमन पीपल नहीं थे, लोअर सेक्शन में एक्चुअल में शहर रहता था।
और लोअर सेक्शन में क्राफ्टमैन, ट्रेडर, मर्चेंट सब रहते थे, इसलिए तो वो लोअर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो है ही उन्हीं का। तो कुल मिलाकर के ये पाया गया है। तो ये वेस्टर्न रीजन हायर है, रेज्ड है, सिटाडेल्स है। इसके अलावा लोअर टाउन है जो ईस्ट में होता है, और इसमें सारे कॉमन पीपल रहते हैं। कॉमन पीपल इसलिए कहा गया, यहाँ पे कॉमन पर्पसेस हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट वर्कर सभी रह रहे हैं, लेबरर्स और वर्कर्स भी साथ में रह रहे हैं, क्योंकि उनका भी रहना जरूरी है। क्लियर है बात? ये दोनों चीजें क्लियर। अब हम मोहनजोदड़ो नगर की बात करें तो किस तरह से काम होता है। मोहनजोदड़ो में अगर आपको देखें तो वेस्टर्न रीजन सिटाडेल में एक ग्रेट बाथ नजर आता है। ग्रेट बाथ ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम ग्रेट बाथ की बात करें तो ग्रेट बाथ कुछ इस तरह से है, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर नजर आता है, जिसकी अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन बताऊं तो 12 मीटर लेंथ नजर आती है और 7 मीटर ब्रेड्थ नजर आती है और 3 मीटर गहराई नजर आती है, डेप्थ 3 मीटर डेप्थ नजर आती है। और अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो लेंथ 11.88 मीटर आती है, ये जो ब्रेड्थ है ये 7.01 मीटर आती है, जो डेप्थ है वो 2.43 मीटर आती है। क्वेश्चन दोनों भी आपसे आ जाएगा, कर लेना। ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो कुल मिलाकर के 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा हमें ये नजर आता है। और इसमें बहुत ही यूनिक बॉटम तक जाते हुए स्टेयर केसेस नजर आते हैं, जो नॉर्थ और साउथ में इस तरह से बने हुए हैं स्टेयर केसेस। अब इसकी इंपॉर्टेंट खासियत क्या है कि ये पूरी तरह से लाइनिंग है, इसकी एम्बैंकमेंट हो रखी है अंदर डीप, ताकि वाटर परकोलेट ना कर सके। सेकेंड एस्पेक्ट, इसके नियर बाय ही आपको एक चैम्बर नजर आएगा, उस चैम्बर में एक वेल बना है और उस कुएं से इसको पानी सप्लाई किया जाता था डक्ट के थ्रू, तो उस कुएं से पानी आता है इसमें। सेकंड एस्पेक्ट, इसके आउटलेट भी हैं, कॉर्बेल ड्रेन्स हैं, उन कॉर्बेल ड्रेन से इसका पानी बाहर ड्रेन होता है। तो कॉर्बेल ड्रेन से ड्रेन कर देते हैं पानी और वेल डक्ट के थ्रू पानी अंदर ले आते हैं। और सबसे यूनिक बात, इसमें गर्म पानी लाने का प्रोविजन भी था। ठंडों में ऐसा लगता है जैसे गर्म पानी आता था, ठीक है। इसके चारों तरफ रूम्स बने हुए हैं जो कपड़े बदलने के लिए बने हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे चेंजिंग रूम्स हैं। तो ये एस्पेक्ट है। इसके चारों तरफ आपको वॉशरूम्स भी नजर आएंगे, और वॉशरूम्स क्लस्टर्स में है, ऐसा लगता है लोग झुंड में आते हैं और उसी समय में आपको क्लस्टर में बाथरूम यूज करने पड़ते हैं जब आप झुंड में होते हैं, कि एक बाथरूम में एक घुस जाए, दूसरा, तीसरा। इसलिए आप सिनेमा हॉल या बसों में, सॉरी रेलवे स्टेशन पे, आपको होटल्स में क्लस्टर में वॉशरूम दिखता है, क्योंकि आपको एक टाइम पे कितने लोगों को यूज करना रहता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, तो हमेशा बाथरूम डायसेक्टेड रहते हैं, एक कहीं पे एक कहीं पे। जब क्लस्टर में दिखते हैं तो मतलब ये पब्लिक प्लेस के तौर पे यूज होता है, खास तौर पे भीड़ बढ़ती है कुछ खास समों में। तो ऐसा लगता था कि जैसे लोग इसे रिचुअल बाथिंग के तौर पे यूज करते हैं, और किसी धार्मिक समय में यहाँ पे डिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए इट इज नॉट इजी वेल में पानी आना, वेल से फिर डक्ट देना, इसमें पानी लाना, फिर इसको बनाना, मेंटेन करना, रूम्स की मेंटेनेंस, बाथरूम्स बनाना। तो वो रिचुअल शायद बड़ा इंपॉर्टेंट रहा होगा कि आपको किसी भी सही मौके पे आपको डिप करना है। बाद में जाकर के 400 500 एडी के बाद हिंदुइज्म जब कंसंट्रेट हुआ, तो हिंदू सभ्यता ने आज दिन तक ये चीज अपनाई हुई है। और हिंदुइज्म के बाद में जितने भी धर्म, चाहे सिखिज्म भी है, आज भी मस्या नहाना या इंपॉर्टेंट दिनों पे आप सरोवर में या जल में या प्रयाग में या कुंभ में या गंगा में स्नान करते हो, और ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये इसके बारे में पता लगता है। क्लियर एस्पेक्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी ग्रेनरी हाउस दिखता है, बड़ी बिग ग्रेनरी हाउस, जिसको हम बिग ग्रेनरी कहते हैं। और वो ऐसा लगता है जैसे 45 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा है, 45 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा है। और वो बहुत हाई लेवल पर ग्रेन स्टोर करने के लिए यूटिलाइज होता होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसको हमने ग्रेनरी हाउस कह दिया है, कहीं कहीं पर इसको पैलेस के साथ भी कंफ्यूज किया गया है, कि जैसे ये पैलेस है, या हम कह सकते हैं ये गवर्नर गवर्नर का हाउस है। पैलेस है, गवर्नर का हाउस है। लेकिन अगर आप दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन के प्रोग्राम्स में मोहनजोदड़ो में एक बिल्डिंग दिखाई गई है, जिस बिल्डिंग में वो देवी आती है अपने साथियों के साथ, और वहां पे सहवास करते हैं, वो रहते हैं, जैसे मॉन्क सिस्टम है। पुजारी है, पुजारी मॉन्क सिस्टम प्रमोट कर रहा है, और वो आती है नन नन सिस्टम, वो देवी पालकी में आती हैं, सब लोग ढोल नगाड़े बजा के उसे लेके आते हैं, जितनी औरतें साथ आती हैं वो उसके साथ सहवास करती हैं, और वो ब्रह्मचर्य जीवन फिर वहीं पे रह के बिताएंगी। तो वो खास शायद उसके लिए बिल्डिंग है, ऐसा कहते हैं। तो कुल मिला के अब इसे मूर्तियां नहीं पाई जाती, तो इसे फिर मंदिर भी नहीं कहा जाएगा। एक तरह का ये क्या हो सकता है, मोनेस्ट्री टाइप सहवास करना। तो ऐसा दूरदर्शन में एविडेंसेस दिए गए हैं कि दूरदर्शन में इसको ये माना गया है। कुछ भी हो सकता है, बट हम इसे गवर्नर हाउस या रूलिंग क्लास का हाउस कहें, थोड़ा वेग है,
क्योंकि ऐसे एविडेंसेस हाई लेवल पे मिलते नहीं। ये क्लियर है जी। अगर हम लोअर टाउन की बात करें तो लोअर टाउन वेल प्लान्ड है, आपको बहुत ही यूनिक वे में वहां पर 10 मीटर चौड़ी सड़कें, 10 मीटर चौड़ी सड़कें मैंने लिटरली कितनी 26-27 फुट चौड़ी सड़कें, आज सारे बड़े बड़े शहरों में कॉलोनियों की सड़कें इतनी होती हैं 10 मीटर, इससे ज्यादा तो मुश्किल ही है। इवन 20-20 फुट की सड़कों पे घर बन रहे हैं, तो 10 मीटर चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। घर ऑलवेज मोस्टली स्केयर हुआ करते थे, और आपको कॉलोनी में दो तरह के घर मिल जाएंगे। एक वो घर मिलेंगे जो डबल स्टोरीड हैं, उनके सेंटर में कॉर्टयार्ड है, कॉर्टयार्ड के अराउंड सारे रूम्स हैं, और जो रूम्स हैं उनमें डोर्स, घर में डोर्स काफी हैं लेकिन विंडोज नहीं है, दरवाजे काफी हैं विंडो नहीं है। और जो आउटर रूम्स हैं उनके साथ आपको वेल नजर आ जाएंगे, लेकिन आपको बहुत से घर सिंगल रूम्ड भी मिलेंगे, सिंगल रूम हाउसेस, और उनके साथ वेल नहीं होंगे, कुएं नहीं होंगे। तो कुछ घरों के साथ कुएं होना, कुछ के साथ कुएं नहीं। अगर हम जैसे हमने मोहनजोदड़ो की बात की, अगर अब हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में आपको ग्रेनरीज नजर आती हैं, 6 ग्रेनरीज नजर आएंगी, 12 ग्रेनरीज नजर आएंगी, लेकिन इनका साइज छोटा रहेगा। बट अगर आप इसे देखें तो ओवरऑल ये मोहनजोदड़ो की ग्रेनरी के बराबर ही होंगी। तो आपको छोटे छोटे 6 प्लेटफॉर्म एक तरफ और 6 प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ नजर आएंगे। अगर आप बुक की बात करें तो बुक के पेज नंबर 37 पे आपको 2 रोज में 6 ग्रेनरीज नजर आ जाएंगी, जो इन टोटल 12 ग्रेनरीज होती हैं। इनको रखने का तरीका बहुत जबरदस्त है। जब इनको बनाया जा रहा था तो इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि ग्रेन्स जो कि बल्कि कमोडिटी हैं, इसे ट्रांसपोर्ट कैसे कराना है। तो सिटाडिल जो जिसके ऊपर ये बनाई गई हैं, उसके बिल्कुल क्लोज बैक रीजन से रिवर गुजर रही है, और रिवर के थ्रू ये ग्रेन्स यहाँ तक आते थे बोरियों में। और रिवर के थ्रू ही आना बेस्ट बनता है, क्योंकि जो नाव है वो सबसे एफिशिएंट और सबसे सस्ता तरीका है उस समय में एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का। इसके बाद क्योंकि आपको पता है फोर्टिफिकेशन होती थी, वॉल बनती थी, तो ग्रेन को आपको फोर्टिफिकेशन के अंदर लेना है, तो ऐसा कहा जाता था कि जैसे दीवार के दूसरी तरफ बड़े पत्थर बांध करके रस्सियों से इन बोरियों को खींच लिया जाता था, और बोरियां वहां पर आकर के स्टॉक हो जाती थी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि चाहे वो मोहनजोदड़ो था, चाहे ये हड़प्पा है, आपको इन ग्रेनरीज के बिल्कुल नियर बाय वर्कर के प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, जहां पर शायद ग्रेन्स को ग्राइंड करने का काम चलता होगा, शायद थ्रेशिंग का काम चलता होगा। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, और वहां पर हमें उन क्रेविसेस से, उन दर्जों से इन क्रॉप्स के रिमेन्स मिलते हैं। यहीं से पता लगता है कि ये प्लेटफॉर्म से स्टोन वर्कर के प्लेटफॉर्म्स भी आपको यहाँ से नजर आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहीं पर स्टोन और अदर काम करवाए जा रहे हैं, और उन्हें सैलरी की फॉर्म में ग्रेन्स दे दिए जाते हैं यहीं पर। और यहीं पर आपको बैरक नजर आएंगे, जिससे लेबर वर्क प्रूव होता है। आपको डबल बैरक्स मिल जाते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर इन बैरकों में लेबर रहता था। तो सिटाडेल में आपको लेबर कॉटेज भी मिल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट खासियत थी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो कालीबंगा में भी आपको इस तरह की ग्रीनरीज के बगल में प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, वर्कर प्लेटफॉर्म्स, जहां पर हमें पता लगता है कि काम करने का नियम हुआ करता था। अब ये जो हड़प्पन हुआ करते थे या मोहनजोदड़ो हुआ करते थे, ये घरों की स्ट्रेंथ पे बहुत फोकस किया करते थे। अगर हम सोचें तो इनके जो घर हुआ करते थे उसकी दीवारें काफी थिक होती थी। दूसरा, ये बेक्ड ब्रिक से बनती थी, पकी हुई ईंटों से। आज की डेट में आप जो घर बनाते हैं 4 इंची सिंगल ईंटे की दीवार, 9 इंची डबल की, और 13 इंची की भी दीवार बनती है। उस टाइम पर दीवारें काफी थिक होती थी, क्योंकि ये फ्लूड प्लेन्स में रहा करते थे, तो फ्लूड का दबदबा काफी रहता था, और अक्सर बाढ़ का डर बना रहता था। ऐसे में बाढ़ का पानी घरों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए दीवारें मोटी और मजबूत हुआ करती थी। अब आप देखिए, इन्हें अटैक का तो उतना खतरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देखें तो इनके नगर, चाहे वो लोअर टाउन है या अपर टाउन है, 45 हुआ करता था, और ऑल इन ऑल प्रॉपर फोर्टिफिकेशन होती थी। तो शायद बाढ़ सताती है, और क्योंकि व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं, ट्रेडर है, मर्चेंट है, कमर्शियल सेक्शन, हर व्यापार है, तो अक्सर एक इनसिक्योरिटी तो रहेगी, और ऐसा लगेगा कि कोई लूट करके ना ले जाए। तो इस वजह से भी फोर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के दो चीजें यहाँ से नोटिस करनी होंगी आपको। अपर टाउन का पर्पज ही शायद ये रहा होगा कि जब भी कभी लोअर टाउन में बाढ़ का पानी भर जाए, या जब भी कभी लोअर टाउन में अटैक हो जाए, तो हम स्ट्रेटेजिकली हाई पोजीशन पे चले जाए। इसलिए हाई पोजीशन बहुत बेटर होता है, एक बाढ़ के समय में, और दूसरा जब आप अटैकिंग मोड में आना चाहते हैं। इस वजह से वेस्ट को और वेस्टर्न टाउन को हाई रखा गया। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। और उसकी फोर्टिफिकेशन हमेशा ध्यान में रखी गई। कोई और रीजन 45 हो ना हो, लेकिन वेस्ट अपर टाउन 45 हो। और यही कारण है कि बाढ़ की वजह से जो स्पिरिचुअल रिचुअल बिल्डिंग्स हैं, ये कंटेमिनेट ना हो जाए, तो इन्हें हाइट पे रखा गया। यही कारण है कि ग्रेन्स को बाढ़ से नुकसान होता है, तो ग्रेनरीज हाइट पे रखी गई। यही कारण है कि जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, कुछ भी रुके बट वो ना रुकें बाढ़ के समय में भी, तो वो भी हाइट पे रखी गई। और इसलिए जो लेबर हैं, वर्कर हैं, उनके बिना इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो उनके भी बैरक वहीं बना दो,
ताकि बाढ़ के दिनों में बहाने ना मारें कि बाढ़ में सब कुछ बह गया, अब हम काम कैसे करें। जस्टिफाई हो गया ना कि ये बिल्डिंग वेस्टर्न हाई रीजन में क्यों थी, दैट इज आस्पेक्ट। अब स्टॉप करो 2 मिनट का ध्यान रखिएगा। चाहे मोहनजोदड़ो था, चाहे हड़प्पा था, चाहे कालीबंगा था, सभी में घरों की एक खासियत है कि घरों की छतें फ्लैट हुआ करती थी और यहाँ से ये प्रमाणित है कि ये हाई रेनफॉल जोन नहीं था, अदरवाइज घरों की छतें टेपर होती। आज भी बिहार बंगाल चले जाइए, आपको खपरेल वाली छतें मिलेंगी और ये फेमस है। हिमाचल चले जाइए, जम्मू कश्मीर, तो बर्फ पड़ती है तो खपरेल वाली छतें मिलेंगी। साउथ में चले जाइए, बरसात हैवी है तो खपरेल वाली छत, मतलब ऑलवेज टेपर छतें मिलेंगी आपको उन रीजन में जहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन उतना हाई नहीं था। ये बात इस बात से प्रमाणित है कि यहाँ पर फ्लैट रूफ्स हुआ करती थी और क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रॉन्ग था तो फ्लैट रूफ से पाइप सीधे डक्ट में डाल दिए जाते थे और पानी वहां से बह जाया करता था। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह की इनकी टाउन प्लानिंग और इनकी सेटलमेंट्स थी। जगह जगह से हमें किल्स बेक्ड किल्स मिली हैं। इससे पता लगता है कि ईंटों पर फोकस ज्यादा था और ईंटें बनाने का काम किया जाता था, क्योंकि एलोवियल सॉइल एरियाज में रहते हैं तो क्ले इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसकी वजह से ईंटें बनाना कोई बड़ी बात नहीं। यही कारण है कि मिट्टी का अवेलेबल है तभी टेराकोटा भी इतने बड़े पैमाने पर यूज हुआ है, क्योंकि टेराकोटा खुद से बनाई गई एक चीज है। हालांकि स्टोन के मामले में वीक थे, स्टोन पे काम करना ज्यादा नहीं आता था, इसलिए स्टोन के एविडेंसेस ज्यादा मिलते भी नहीं है, ठीक है। तो ये हड़प्पन की टाउन प्लानिंग और ये उसका जिक्र है। इन टाउन प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र अभी करना बाकी है, इसमें किया कि नहीं किया पता नहीं। लोथल में आपको डॉकयार्ड मिलता है एंड दैट डॉकयार्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताया जाता है कैसे बर्न्ड ब्रिक्स वहां पर लगाई गई हैं। चाहे वहां पर लोथल में उस समय एक समय में घर कच्ची ईंटों के बनने भी शुरू हो गए थे, लेकिन डॉकयार्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। ड्रेन की लाइनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। नदियां सॉरी ड्रेन बनाने में कोई कमी नहीं रखी गई, क्योंकि शायद वो कोई सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड की तरफ से बन रही है। तो अल्टीमेटली उस डॉकयार्ड का इंपॉर्टेंस यही है कि बड़े पैमाने पर व्यापार हुआ करता था और व्यापार पर्शियन गल्फ और अदर एरियाज में होते हैं। तो डॉकयार्ड अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है बिल्डिंग का, ठीक है।